नमस्कार, आप देख रहे हैं एनओआई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 29 अगस्त 2026, दिन है शनिवार। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एमपीईएसबी सब इंजीनियर के 1700 पदों पर भर्ती हो रही है। 29 अगस्त से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 3 सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा जो है वो अधिकारित सूचना जारी कर दी है। इसके तहत कुल 1700 रिक्त पदों को भरा जाएगा। योग्य व इच्छुक कैंडिडेट जो है वो 29 अगस्त से विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने और शुल्क भुगतान के लिए लास्ट डेट जो है वो 12 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री धारक युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकारी नौकरी पाने का ये बेहतर अवसर है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। स्पेशल सेल ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान भेजते थे भारतीय सिम कार्ड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पति और पत्नी साहिल और समीरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों 2024 से पाकिस्तान एजेंटों के संपर्क में थे और उन्होंने 8 भारतीय सिम जो है पाकिस्तान भेजे। आरोप है कि दोनों ने सेना और कैंटोनमेंट से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां जुटाई, जिसके बदले में पैसे लिए गए। पुलिस ने मोबाइल चैट और अन्य सबूतों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार करके जांच आगे बढ़ाई है। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक की। तो नीट पेपर लीक के बाद एनटीए में बड़ा फेरबदल हुआ है। 2 नए निर्देशक और संयुक्त निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए में बड़ा फेरबदल करते हुए 2 नए निर्देशक और एक संयुक्त निर्देशक को नियुक्त किया। परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 4 स्तरीय पेपर चेकिंग प्रक्रिया लागू करने और करीब 600 विशेषज्ञों को बदलकर नए डोमेन स्पेशलिस्ट शामिल करने का फैसला किया गया। इसके अलावा नंदन नीलेकर्णी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय स्टॉक फोर्स भी बनाई गई है, जो परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता, तकनीकी और बुनियादी ढांचे में सुधार पर काम कर रही है। टास्क फोर्स ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और विशेषज्ञों समेत सभी हितधारकों से 13 सितंबर 2026 तक सुझाव मांगे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। महीने की 1.3 लाख सैलरी और 15,000 खर्चे, अब क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं? एमबीए करना चाहता है ये शख्स। 27 साल के एक पीएसयू कर्मचारी की कहानी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, जिसे करीब 1.3 लाख रुपए महीना इन हैंड सैलरी मिलती है, यानी कि 1,30,000 जो है महीने की हैंडसम सैलरी मिल रही है, जबकि इसका खर्च जो है सिर्फ 15,000 रुपए के आसपास है। मुफ्त खाना है, मुफ्त रहना है और इसके अलावा दूसरी सुविधाओं से भी उसे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच जाता है। लेकिन टायर 3 गांव में पोस्टिंग, सीमित मनोरंजन और करियर ग्रोथ की कमी से वो परेशान है। उसका मानना है कि वित्तीय सुरक्षा के बावजूद नौकरी में सीखने और आगे बढ़ने के अवसर सीमित है, इसलिए अब वो नौकरी छोड़कर बिना एजुकेशन लोन के टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए करने और बेहतर करियर और लाइफस्टाइल की तलाश में आगे बढ़ना चाहता है। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार सरकार ने मांगी छात्रों की मांग, एक ही फेज में होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा और धरना भी खत्म। बिहार सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग मानते हुए टायर 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 चरणों के बजाय एक ही चरण में करने का फैसला किया है। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच में सफल वार्ता के बाद पटना के दरनी बाग में 18 अगस्त से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना भी समाप्त हो गया। अभ्यर्थी लंबे समय से एकल परीक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे थे। अब टायर 4 में 32,388 पदों पर भर्ती होनी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगी। 1 सितंबर से देश में 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं। हर घर पर और जेब पर होगा इसका असर। सितंबर की शुरुआत में एक साथ कई नियमों और कीमतों में बदलाव हो सकते हैं, जिसका असर आम लोगों के बजट पर पड़ सकता है। 1 सितंबर को तेल कंपनियां जो है एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करेंगी। वहीं एटीएफ की कीमतों में बदलाव से हवाई यात्रा के खर्च पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी पूरा करने की अंतिम तारीख जो है 31 अगस्त बताई जा रही है। समय पर ई केवाईसी न करवाने पर सब्सिडी या फिर सिलेंडर सेवा से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, जबकि अन्य बदलावों में वाहन कीमतों में संभावित वृद्धि की होने की भी कल्पना की जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सिर्फ 20 रुपए प्रीमियम और 2 लाख का बीमा कवर, मोदी सरकार की गजब स्कीम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सरकार की कम प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें सालाना सिर्फ 20 रुपए प्रीमियम देकर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। दुर्घटना में मृत्यु या फिर पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2
2 लाख और जबकि आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का कवर मिलता है। ये योजना खासतौर पर कम आय वाले लोगों के लिए किफायती दुर्घटना सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के मंत्री ने 25 दिन में दिया इस्तीफा, रोते हुए बोले कि दलित होने की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक के कांग्रेस नेता बी नागेंद्र ने महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले को लेकर दोबारा मंत्री बनने के महज 25 दिन के बाद ही इस्तीफा देने का ऐलान किया। आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी लेन देन में उनके हस्ताक्षर नहीं है, उन्हें दलित होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। इस्तीफे की घोषणा के बाद नागेंद्र भावुक होकर रो पड़े। वाल्मीकि निगम में 2024 में करीब 89.63 करोड़ के अधिकृत लेन देन का मामला सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने पहले भी मंत्री पद छोड़ दिया। अब बीजेपी और जेडीएस के दबाव के बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद औपचारिक इस्तीफा सौंपने की बात कही है। अब बात करते हैं नेपाल की। तो बाढ़ से जूझ रहा है नेपाल, फिर भी रेस्क्यू में चीन और यूएस की मदद से क्यों कर रहा है इनकार। नेपाल में भीषण बाढ़ से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग जो है लापता नजर आ रहे हैं। इसके बीच में सरकार ने चीन और अमेरिका समेत कई देशों के विदेशी रेस्क्यू टीमों की मदद लेने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे 2015 के भूकंप का अनुभव बताया जा रहा है, जब वहां बड़ी संख्या में विदेशी राहत दलों के पहुंचने से काठमांडू के एयरपोर्ट और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया था और तालमेल की कमी सामने आई थी। हालांकि नेपाल राहत सामग्री, मेडिकल सप्लाई, आर्थिक मदद स्वीकार कर रहा है। भारत से रेस्क्यू सहायता भी मांगी गई है। भारत ने राहत सामग्री भेजने के साथ साथ मेडिकल और टनल रेस्क्यू टीम और पुलों से जुड़ी सहायता देने की तैयारी की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बिलासपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही प्लेन का टायर फट गया, अटक गई 41 लोगों की सांसें। बिलासपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को दिल्ली से पहुंची अलायंस एयर की फ्लाइट 91613 की लैंडिंग के दौरान बाया टायर फट गया, जिससे कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। विमान में 37 यात्री और 4 क्रू मेंबर समेत 41 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। टायर में खराबी के बाद विमान की आगे की उड़ान को रद्द करना पड़ा। तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक टायर फटने की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। अब बात करते हैं टेक न्यूज की। भारत में लॉन्च हुआ Vivo Y31T 5G गिरने के बाद जल्दी टूटेगा नहीं और इसकी कीमत की अगर बात की जाए तो वो भी है बेहद कम। Vivo ने भारत में Vivo Y31T 5G लॉन्च किया, जिसकी शुरुआती कीमत 25,999 है। इसमें 7200 मेगाहर्ट्ज की बड़ी बैटरी, 44 वोल्ट जो है फास्ट चार्जिंग, 50 एमपी का प्राइमरी कैमरा मिलता है। फोन में 6.75 इंच की HD प्लस 120Hz डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर, एंड्रॉयड 16 आधारित जो है ओरिजिनल OS 6 दिया गया है। इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो IP68, IP69 डस्ट वाटर रेजिस्टेंट, बेहतर ड्यूरेबिलिटी भी शामिल है। लॉन्च ऑफर में चुनिंदा बैंक कार्ड से खरीदार करने पर 1500 तक का कैशबैक भी मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जियो के आईपीओ को SEBI की मंजूरी मिल गई है। 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी कंपनी। बाजार में आएगा सबसे बड़ा आईपीओ। रिलायंस इंडस्ट्री के डिजिटल और टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ को बाजार नियामक SEBI ने मंजूरी दे दी है। कंपनी करीब 27 करोड़ के नए शेयर जारी कर रही है। लगभग 37,700 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। इससे यह भारत का अब तक सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। हालांकि आईपीओ की लॉन्च तारीख अभी तय नहीं की गई, लेकिन इसके दिवाली के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ लंबे समय से प्रस्तावित था और सेबी की मंजूरी के बाद जो है अब बाजार में रास्ता साफ हो गया है। वहीं Xiaomi की अगर बात की जाए तो Xiaomi ला रहा है अपना सबसे सस्ता फोन। मिलेगी 7900 मेगाहर्ट्ज की बैटरी और भारत में किस दिन होगी लॉन्चिंग, जानते हैं इस बुलेटिन में। Xiaomi की Redmi सीरीज का नया स्मार्टफोन Redmi 17 5G जो है वो भारत में 3 सितंबर को लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी के मुताबिक फोन में 7900 मेगाहर्ट्ज की बड़ी बैटरी, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग, 22.5 वाट की रिवर्स वाट चार्जिंग मिलेगी। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज फ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। फोन 3 कलर एल्ट्रन ऑरेंज, एब्सोल्यूट ब्लैक और एंडलेस ब्लू में आएगा और इसकी कीमत का अभी तक कोई भी ऑफिशियल खुलासा नहीं किया गया।
अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां सीएम धामी की बड़ी घोषणा, हाईटेक टॉयलेट और पिक ई बस। 60 वर्ष की आयु से महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर मिलेगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने प्रमुख सार्वजनिक पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुविधा, निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईटेक टॉयलेट बनाने की घोषणा की है। वहीं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा जो है, अब 65 की जगह 60 वर्ष की उम्र से महिलाओं को मिल जाएगी। देहरादून में 10 पिकअप ई बसें महिलाओं को समर्पित की जाएगी। महिला स्वरोजगार योजना के तहत रियायती ऋण की सीमा जो है 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने का ऐलान भी है। अब बात करते हैं अमेरिका के ट्रंप की। तो ट्रंप ने कनाडा से जुड़ी झील का नाम बदल दिया है। लेक ओंटारियो अब लेक अमेरिका कहलाएगा। कनाडा बोला कि हम पुराना नाम नहीं बदलेंगे। ट्रंप ने अमेरिका कनाडा सीमा पर स्थित लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। आदेश के अनुसार 30 दिनों में अमेरिकी सरकारी नक्शों और रिकॉर्ड में नया नाम इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ किया कि कनाडा इस झील को लेक ओंटारियो ही कहता रहेगा। यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और टैरिफ विवाद के बीच में सामने आया है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। तो ममता बनर्जी बोली कि बीजेपी ने चुनाव हाईजैक किया है, वोट लूटने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल में पुलिस के जरिए डर का माहौल भी बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से लाखों नाम गैर कानूनी तरीके से हटाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भाजपा पर बंगाल में विभाजनकारी राजनीति, पुलिस के जरिए डर फैलाने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि रक्षाबंधन पर उनका संकल्प पुलिस की कथित ज्यादती रोकना है और वे जल्द पूरे राज्य का दौरा करेंगे। साथ ही उन्होंने फुटपाथ से हटाए जाने वाले होकरों के लिए वैकल्पिक जगह या फिर 25,000 मासिक मुआवजे की मांग भी की है। इसी बीच अगली बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, जहां इमरान के बेटों के इंटरव्यू पर पाकिस्तान की धमकी। स्काई स्पोर्ट्स से बोला कि ब्रॉडकास्ट ना करें वरना इंग्लैंड से नहीं खेलेंगे। चैनल ने 18 मिनट दिखाया है। लॉर्ड्स में जो है पाकिस्तान इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के दौरान इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम खान के इंटरव्यू को लेकर विवाद हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्रॉडकास्ट स्काई स्पोर्ट्स से इंटरव्यू प्रसारित न करने को कहा है। ऐसा होने पर मैच से हटाने की चेतावनी भी दी गई है, लेकिन इंटरव्यू 18 मिनट तक प्रस्तावित किया गया। पाकिस्तान ने मैदान छोड़ने की धमकी देने के बावजूद लंच के बाद खेल जारी रखा। इंटरव्यू में इमरान के बेटों ने जेल में बंद अपने पिता की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है और उनकी जान को खतरा भी बताया है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सोनिया गांधी की किताब ना छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा दुनिया भर में छाप दी। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की किताब बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव को भारत में प्रकाशित न करने को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा कि अगर किताब वैश्विक स्तर पर प्रकाशित हो रही है तो भारत में फैक्ट चेकिंग या सांप्रदायिक बदलावों को लेकर आपत्ति क्यों है। रिपोर्टों में दावा किया गया कि सांप्रदायिक बदलावों पर मतभेद के चलते पीआरएचआई ने किताब प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया, जबकि पेंगुइन ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भारत में किताब की पब्लिशर नहीं है और लेखकों को जो है तथ्य जांच व सुझाव देना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने पर विदेश मंत्रालय बोले जरूर ध्यान दें। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामलों को लेकर चिंता बनी है। पिछले हफ्ते एक हिंदू शिक्षक और उसके परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं धमकियों के बीच में एक हिंदू कारोबारी और उसके परिवार के 4 सदस्य भी लापता बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेवारी है। वहीं एक अमेरिकी रिपोर्ट में 2026 के पहले 6 महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सैकड़ों कथित घटनाओं का दावा किया है। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में मार्कशीट पर अब नहीं लिखा जाएगा फेल, नियम बदलने की तैयारी चल रही है। बिहार में मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र और मार्कशीट पर अब फेल शब्द हटाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इसकी जगह कौशल के लिए पात्र शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि परीक्षा में कम अंक आने से छात्रों का मनोबल प्रभावित न हो। इसके अलावा मैट्रिक की पूर्ण परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए 1 महीने तक विशेष क्लासें भी चलाई जाएंगी और सरकार जल्द बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस संबंध में जरूरी निर्देश भी जारी करेगा। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में फ्री बस सेवा सुपरहिट है। 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने उठाया मुफ्त सफर का फायदा। रक्षाबंधन पर योगी सरकार की निःशुल्क बस यात्रा सुविधा का पहले दिन 9.26
26 लाख से अधिक महिलाओं और यात्रियों ने लाभ उठाया। सरकार ने त्योहार के दौरान महिलाओं के मुफ्त यात्रा के साथ-साथ अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, जिससे भीड़ के बावजूद सफर सुगम रहा है। इस पहल से महिलाओं का आर्थिक बोझ कम हुआ है। यात्रियों ने सरकार की व्यवस्था पर खुशी जताई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां खोड़ा में बिजली संकट का होगा समाधान। 8 करोड़ में बदलेंगे तार और लगेंगे 18 नए ट्रांसफार्मर। 68 प्रस्तावों को जो है मंजूरी मिल गई है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में पिछले काफी समय से जारी गंभीर बिजली संकट को दूर करने के लिए विद्युत निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस समस्या के लिए स्थायी समाधान के लिए बिजनेस प्लान के तहत करीब 8 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कांग्रेस आक्रमण मगर सपा आरजेडी ने साधी चुप्पी। जाति जनगणना पर क्यों बटा विपक्ष। आजादी के बाद पहली बार होने वाली जाति जनगणना के तरीकों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन उसे अपनी सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिल रहा। कांग्रेस ओबीसी जातियों के लिए अलग अलग कॉलम और तय जातियों की सूची से चयन का विकल्प चाहती है, जबकि मौजूदा प्रक्रिया में लोग खुद अपनी जाति दर्ज करेंगे। सपा और आरजेडी और जैसी ओबीसी राजनीति करने वाली पार्टियों की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक के बदलते समीकरण और अलग अलग जातियों के बीच में राजनीतिक संतुलन के लिए विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नहीं है। अब बात करते हैं दिल्ली की, तो तेजी से बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के मामले। दिल्ली में 17 दिन के अंदर अंदर 1268 नए केस मिले हैं। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 27 अगस्त तक 2612 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान में भी संक्रमण बढ़ा है। माहिरों के मुताबिक कोई नया स्ट्रेन नहीं है, बल्कि मौसमी H1N1 वायरस है, जो मौसम और सर्दियों के अधिक फैलता है। तेज बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, सांस लेने में परेशानी होने पर सावधानी बरतें। जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की अगर बात की जाए तो नफरत भरी कार्रवाई। शिक्षकों को सस्पेंड करने पर कर्नाटक सरकार पर भड़के शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी। कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में शामिल होने पर 2 सरकारी स्कूल शिक्षकों के निलंबन को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सरकार पर घृणा की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए निलंबन वापस लेने की मांग की है। वहीं गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कार्रवाई का बचाव करते हुए पूछा कि सरकारी शिक्षक किसी पंजीकृत संगठन के कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हुए। शिक्षा विभाग ने यदगिरी जिले के गुरुराज जोशी और अन्ना साहेब देशमुख को विभागीय जांच पूरी होने तक निलंबित किया है। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां बॉर्डर टूरिज्म का नया केंद्र बना उड़ी कमान पोस्ट पर पर्यटक के ले रहे हैं कॉफी का आनंद। जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती इलाका उड़ी अब देश भर में एक प्रमुख बॉर्डर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। यहाँ कमान पोस्ट पर भारतीय सेना द्वारा लहराए गए 60 फीट ऊंचे तिरंगे की छाव में पर्यटन देशभक्ति के माहौल के साथ कॉफी की चुस्की ले रहे हैं। निरंतर कंट्रोल यानी कि एलओसी पर शांति बहाली के बाद इस संवेदनशील क्षेत्र को आम जनता के लिए खोल दिया गया, जहां लोग ऐतिहासिक कमान, अमन सेतु और सेना के शौर्य को करीब से देख पा रहे हैं। सरकार और सेना इस अनूठी पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। अब बात करते हैं सीएम योगी की, तो सीएम योगी ने बच्चियों से बंधवाई राखी। सेल्फी के बाद किया ऐसा नजारा देखकर लोग रह गए दंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर बच्चियों और छात्राओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। बच्चियों ने उन्हें राखी बांधी। उसके बाद सीएम योगी ने उन्हें गिफ्ट, हैम्पर और उपहार दिए। उन्होंने बच्चियों से बातचीत करके उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान सीएम ने उनके साथ सेल्फी भी ली। रक्षाबंधन को स्नेह, विश्वास, जिम्मेवारी और एक दूसरे की रक्षा का प्रतीक भी बताया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आज करेंगे बशारतपुर में कल्याण मंडप का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को 29 अगस्त को गोरखपुर के बशारतपुर में 3.10 करोड़ रुपए की लागत से बने कल्याण मंडप का लोकार्पण करेंगे। विधायक निधि से बने इस 2 मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं, हाल, 6 कमरे, किचन, पार्किंग, लॉन जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इस दौरान सीएम योगी नगर निगम जीडीए की कुल 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिनकी कुल लागत जो है 130.73 करोड़ बताई जा रही है। इसमें सड़क, नाली निर्माण, पार्कों के सुंदरीकरण, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सीवरेज और जल भराव से जुड़े राहत से जुड़े कार्य शामिल हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। एस जयशंकर विदेश मंत्री बोले कि भारत लौटे तमिलनाडु के 21 तीर्थ यात्रियों को नेपाली
सेना ने बचाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि नेपाल में भीषण बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 भारतीय तीर्थयात्रियों को नेपाली सेना ने सुरक्षित बचा लिया। बचाव के बाद सभी को काठमांडू लाया गया, जहां भारतीय दूतावास ने उनकी भारत वापसी की व्यवस्था की है। जयशंकर के मुताबिक करीब 315 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा, जबकि लगभग 85 भारतीयों को अलग अलग जगहों से बचाया जा चुका है। नेपाल को सुरंग बचाव विशेषज्ञों की टीम और बेली ब्रिज मेडिकल टीम जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की मदद की पेशकश भी भारत ने की है। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पंजाब में अस्पताल से छुट्टी के बाद मरीजों का रखा जा रहा है ख्याल। 104 हेल्पलाइन से बदल रही है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। पंजाब के मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज करवाने वाले मरीजों से 104 हेल्पलाइन के जरिए फॉलो अप कॉल लिए जा रहे हैं। कॉल के दौरान मरीजों से इलाज के अनुभव, अस्पताल में मिली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाकर मरीजों की समस्याओं को सुलझाना है। डिस्चार्ज के बाद मरीजों से संपर्क बनाकर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की सुरक्षा और कोशिश कर रही है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।